हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथमर्थ पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी स्पेशल गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे आज हम लोग फोकस करने वाले हैं, जो आने वाले 2023 में आने वाले एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक कीजिए और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अंत में जाकर अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। हम ये नहीं कह रहे दोस्तों कि अभी आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और एंड तक देखिए और अंत में जाकर अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके पास है और अच्छा लगे तो एक कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट। दोस्तों, पहला प्रश्न और काफी फेमस प्रश्न है दोस्तों, हर प्रतियोगिता परीक्षा में आपने ऐसे प्रश्न को देखा होगा। दोस्तों, प्रश्न है किसी धन पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात करें। दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपने हर प्रतियोगिता परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न को आपने जरूर देखा होगा। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को आप 5 से 6 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको एक जबरदस्त कंसेप्ट बताने वाले हैं, एक फॉर्मूला बताने वाले हैं। जब भी दोस्तों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाली जब भी बात है तो इसके लिए दोस्तों करना क्या है, जैसे डिफरेंस यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस अंतर इक्वल टू पी आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर। डी हो गया दोस्तों डिफरेंस यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, पी हो गया प्रिंसिपल यानी मूलधन और रेट हो गया दर। ये तो आप बात समझ गए। और दोस्तों, जब 2 वर्ष का बात आए तब इसके लिए कंसेप्ट इस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंस कितना दिया हुआ दोस्तों 144, तो मैंने 144 लिख लिया। प्रिंसिपल यानी मूलधन, तो मूलधन तो हमें निकालना है तो मूलधन नहीं दिया गया है तो पी हम छोड़ देंगे। मल्टीप्लाई रेट, रेट कितना है 15% तो 15 का स्क्वायर, ठीक है, बाई 100 का स्क्वायर यानी 100 इंटू 100 यानी यह हो जाएगा 10,000। ठीक है, इस प्रकार हो गया। अब हमें प्रिंसिपल निकालना है दोस्तों, से इसके नीचे हम 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, P को इक्वल टू हो जाएगा क्या 144 गुने 10,000। अब बाई आ जाएगा कितना 15 का स्क्वायर यानी 15 गुने 15। इस प्रकार हो गया। अब दोस्तों देखिए 3 पचे 15, 3 पचे 15, 2 पचे 10 यानी यह हो गया कितना, हाँ 2000 बार में कट गया। फिर 3 पचे 15, ये 4 पचे 20 यानी 400। और दोस्तों इसे हम जब काटेंगे तो यह हो जाएगा 4 × 12 और 8 × 24 और 16 × 48। 16 में 400 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 6400 यानी मूलधन आपका होगा 6400। देख लेंगे ऑप्शन में 6400 कहां है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में जब भी अगर सवाल आए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर वाला बात और 2 वर्ष की बात हो तो इस कंसेप्ट इस फॉर्मूला का आप यूज करेंगे। दोस्तों डिफरेंस पूछेगा तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, अगर प्रिंसिपल पूछता है तो भी आप निकाल सकते हैं रेट, यानी कभी डिफरेंस पूछेगा, कभी प्रिंसिपल पूछेगा, कभी रेट पूछेगा तो आप दोस्तों ऐसे आप बहुत जल्दी, दोस्तों अभी हम समझाएं आपको कितना टाइम लगा है, लेकिन आप भी अगर एक बार समझ लेंगे तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों मात्र 5 से 6 सेकंड में आप ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों प्रश्न है 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है तो इस रेलगाड़ी की गति कितनी है। दोस्तों रेलगाड़ी से रिलेटेड प्रश्न हर एग्जाम में एक प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है तथा 260 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों ध्यान से इसे पहले समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में दोस्तों रेलगाड़ी से संबंधित, रेलगाड़ी से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। सबसे पहले दोस्तों देखिए कि यह प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए कि यह क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है और यह मान लीजिए कि कोई एक रेलगाड़ी है। पहले ध्यान से समझिएगा पहले, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो 240 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 260 मीटर। पहले समझिएगा ध्यान से।
तो दोस्तों इस रेलगाड़ी जो है 240 मीटर लंबी जो रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी को इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? तो दिया हुआ 30 सेकेंड। तो इसकी गति पूछी जा रही है कि इस रेलगाड़ी की गति कितनी है। सबसे पहले दोस्तों देखिए कि 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहां मान लीजिए कि ट्रेन का भी इंजन है, ठीक है। तो पार करने का मतलब क्या हुआ? पार करने का मतलब यह हुआ कि जब यह इंजन कहां आ जाए, यह इंजन यहां आ जाए। ध्यान से पहले समझिएगा, इंजन कहां आ जाए? इंजन यहां आ जाएगा और ये पीछे वाला बोगी यहां आ जाएगा, तब जाकर क्या होगा कि उस प्लेटफॉर्म को पार करेगा। तो दोस्तों 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को 260 मीटर की दूरी तो ट्रेवल करना ही होगा, साथ साथ वो अपना उसका जो खुद का जो लंबाई है 240 मीटर, उस दूरी को भी ट्रेवल करना पड़ेगा, तब जाकर प्लेटफॉर्म को पार करेगा। यानी 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में टोटल जो दूरी होगा दोस्तों, टोटल जो डिस्टेंस होगा वह हो जाएगा ट्रेन का खुद लंबाई प्लस 260 मीटर जो प्लेटफॉर्म का लंबाई है यह, यानी दोनों को ऐड करेगा, यानी इतना टोटल डिस्टेंस होगा। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपका 500 मीटर। यानी 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को खुद की अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को ऐड करेंगे तो जो टोटल जो लंबाई होगा, इतना लंबाई यानी इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, तब जाकर 260 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को पार करेगा। ये तो बात आप समझ लिए। तो यहां हमें 500 मीटर की दूरी को ट्रेवल करेंगे हम, तब जाकर 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेंगे। तो डिस्टेंस यहां कितना हो गया? 500। कितना देर में पार करता है? 30 सेकंड में। तो इस 500 को हम 30 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्योंकि दोस्तों गति का स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल, सॉरी दूरी बटा समय। गति का यानी चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय होता है कि नहीं होता है? तो दूरी हो गया 500 और समय कितना हो गया? 30। तो दूरी में समय से हम भाग देंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य, यानी यह दोस्तों आ गया कितना? यह जो स्पीड जो निकल कर आया यह है आपका कितना? 50 बटा 3 निकल कर आया। तो यह आया मीटर पर सेकेंड में। लेकिन आपका जो आंसर जो दिया हुआ है दोस्तों वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो इस मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18 बटा 5 से गुना कर दीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये 10 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा 6 बार में। इस प्रकार दोस्तों यह हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। अगर मीटर पर सेकेंड में आता तो 50 बटा 3 होता, लेकिन यहां किलोमीटर पर आवर में है तो दोस्तों 60 किलोमीटर पर आवर। तो इतना करके छोड़ेंगे नहीं, एग्जाम में देख लेंगे। ये सब दोस्तों छोटी मोटी गलती होती है जो विद्यार्थी कर बैठते हैं, इतना कर लेंगे देखेंगे आंसर नहीं मिल रहा है। अरे भैया मीटर पर सेकेंड में है और आपसे जो आंसर जो ऑप्शन में आपका दिया वो किलोमीटर पर आवर में है, तो इससे हम क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे। तो कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर हुआ। देख लेंगे ऑप्शन में कहां है 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए में, जो आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों प्रश्न है, यदि A B से 40% अधिक है, B C से 20% कम है, तब A रेशियो C क्या होगा? तो मान लिया दोस्तों कि C जो है वह क्या है? 100 है, ठीक है। तो B कितना होगा? तो B जो है C से 20% कम है, तो C यदि 100 है तो B कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब दोस्तों A कहता है कि A जो है B से 40% अधिक है, तो A जो है दोस्तों B से 40% अधिक है, यानी B से, तो B है 80, इसी से ना 40% अधिक है, यानी कि 140% होगा। ये 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, फिर 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। इस प्रकार दोस्तों 8 में 14 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32, यानी 112, यानी A कितना निक होगा? 112 होगा। अब दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि A रेशियो C क्या होगा। तो A आपका हो गया 112 और C कितना हो जाएगा? C आपका दिया हुआ है 100। ये 25 चौका 100 और ये 28 चौका 112, यानी दोस्तों यह निकल कर आया 28 रेशियो 25
आपका सही आंसर होगा। देख लेंगे ऑप्शन में 28:25 का है ऑप्शन ए में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों प्रश्न है tan 15 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री का मान ज्ञात करिए। अब दोस्तों ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में पूछे जाएं तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, बहुत विद्यार्थी क्या करेंगे, tan 15 डिग्री का वैल्यू याद करेंगे, इस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना तो बहुत इजी है। हम तो डायरेक्ट दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम आपको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं क्या, और इसका आंसर डायरेक्ट 1 होगा। लेकिन आखिर बात आता है कि कैसे 1 होगा। तो दोस्तों पहले हम आपको शॉर्ट तरीके से हम बता रहे हैं। देखिए tan 15 tan 75 ये 1 होगा, tan 25 tan 65 1 होगा, और tan 45 1 होगा, और सबको 1 1 मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा 1 आएगा। अब पूछिए सर कैसे, तो tan 15 tan 75 1 कैसे हुआ। तो दोनों डिग्री को क्या कीजिए, ऐड कीजिए। 90 डिग्री आ रहा है तो बिल्कुल 75 और 15 क्या हो 90, तो 1 हो गया। यानी दोस्तों अगर थीटा का वैल्यू को यदि ऐड करें, अगर 90 डिग्री हो जाए और दोनों अगर सेम जैसे tan tan है और थीटा का जो वैल्यू अगर दोनों को अगर हम ऐड करें, अगर 90 डिग्री आता है तो वैल्यू क्या होगा 1 आएगा। चलिए दोस्तों कैसे हम आपको डिटेल में हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए दोस्तों ये tan 15 डिग्री है, मैंने tan 15 को 15 ही लिखा। अब देखिए tan 25 है, इसको भी हम tan 25 को tan 25 ही लिख दिए। tan 45 है, मैंने tan 45 को भी tan 45 ही लिखा। अब यहां से हम चेंज करेंगे। अब देखिए दोस्तों tan 65 डिग्री को हम tan 65 नहीं लिखकर हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाएंगे कि 65 आएगा, ये बताइए। तो 90 में से अगर हम 25 घटाते हैं तो 65 डिग्री आ जाएगा। tan का tan ही है और 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 डिग्री आएगा। अब दोस्तों यहां देखिए सेम काम। अब दोस्तों यहां फिर देखिए tan इंटू दे दिए हैं, tan यहां लिख दिए हैं, ठीक है। फिर tan 90 में से हम कितना घटाएंगे 75 आएगा तो 15 घटा देंगे। अब दोस्तों देखिए सब मल्टीप्लाई में इंटू में। अब देखिए tan 15 tan 25 tan 45 इंटू, अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है cot थीटा, यानी tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो tan को अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cot, और डायरेक्ट जो लास्ट वाला जो थीटा का जो वैल्यू है उसे लिख देना यानी 25। फिर दोस्तों यहां देखिए tan को बदलेंगे तो ये हो जाएगा cot, और tan को जब cot में बदलें और थीटा का वैल्यू यहां लास्ट वाला लिखेंगे तो ये कितना है 15, यानी लिख देंगे 15। ऐसा होता है क्योंकि दोस्तों ये फॉर्मूला होता है क्या होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, यानी tan को जब चेंज करेंगे तो cot में बदलेगा और ये थीटा का वैल्यू लिखा जाएगा। ये तो बात आप स्पष्ट रूप से जान गए, समझ गए। चलिए अब 1 कैसे आएगा इसे जरा ध्यान से देखिए। आप जानते होंगे दोस्तों कि tan थीटा को जब cot थीटा से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 1 आता है, क्लियर। तो यहां दोस्तों देखिए tan 15 और cot 15 दोनों में देखिए थीटा का वैल्यू सेम है, तो tan cot में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा, बिल्कुल 1 आएगा, ये आपका 1 हो गया। फिर दोस्तों यहां देखिए tan 25 और cot 25, थीटा का वैल्यू 25 है और tan में cot से गुना करने पर 1 आता है, सब मल्टीप्लाई में इंटू में, इस प्रकार ये भी आपका 1 आ गया। और tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। इस प्रकार दोस्तों आपका सही जो ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन बी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों प्रश्न है एक पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री, 120 डिग्री। दोस्तों पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पंचभुज के बाही कोण यानी बाहरी का जो कोण होता है, प्रत्येक बाहरी कोण जो होता है वह क्या होता है पहले वह हम जानते थे। तो 360 में दोस्तों अगर हम 5 से, पंचभुज यानी 5 भुजा वाला है, तो 360 में अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 72 बार में कट जाएगा यानी 72 डिग्री। यानी दोस्तों पंचभुज के प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है यानी बाहरी जो कोण होता है वह होता है 72 डिग्री। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा। तो अंतःकोण जब पता करना है दोस्तों तो इसे हम 180 डिग्री में से हम 72 को क्या कर लेंगे घटा लेंगे तो अंतःकोण निकल कर आ जाएगा। 10 में से 2 गया ये हो जाएगा आपका 8, और ये 7 में से 7 जाएगा ये हो जाएगा 0, यानी 108 डिग्री आपका प्रत्येक अंतःकोण होगा।
देख लीजिए ऑप्शन में 108 डिग्री कहां है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। दोस्तों कहने का मतलब कि जब भी आपसे अंतः कोण का मान पूछे, अगर बाह्य कोण का मान पूछता है कि प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, तो क्या करते हैं कि 360 में से अगर पंचभुज है तो 5 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो दोस्तों पंचभुज है तो 5 से हम डिवाइड कर लिए, 360 में 5 से डिवाइड किए तो ये प्रत्येक बाह्य कोण निकल कर आया। तो प्रत्येक अगर बाह्य कोण पूछता है कि बाहरी कोण क्या है तो 72 डिग्री आपका आंसर हो जाता। लेकिन यहां प्रत्येक अंतर कोण पूछा जा रहा है, तो अंतर कोण को जानने के लिए कि प्रत्येक अंतर कोण क्या होगा, तो 180 डिग्री में से क्या करेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण को हम घटा लेंगे तो प्रत्येक अंतर कोण निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों प्रत्येक अंतर कोण जो होगा पंचभुज का वह होगा 108 डिग्री। तो इस प्रकार ऑप्शन आपका सी सही होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।